66 मिलियन साल पहले दुनिया के सबसे खतरनाक दिन की सुबह हो रही थी। एक जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक प्लैनेट किलर एस्टेरॉयड एक गोली की 3 गुना ज्यादा रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। इंपैक्ट में 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर थी। लगभग 20 मिनट तक पूरी धरती एक अवन से भी ज्यादा गर्म हो गई। जब आसमान से जलती हुई राख और धूल बरसी तो दुनिया भर में आग लग गई। इंपैक्ट ने धरती पर बहुत सारे अर्थक्वेक लाए जो इतने बड़े थे कि इन्होंने दुनिया भर के वोल्केनोज को फिर से जागृत कर दिया और पूरे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में लावा फैला दिया। फिर जब सब कुछ शांत हो गया तो धरती पर एक बहुत मोटी धूल की लेयर छा गई जिसने आने वाले 15 सालों में सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। जिस वजह से जलते हुए जंगल ठंडे और बर्फ से ढक गए। इस महाविनाश के बाद 75% प्रजातियां खत्म हो गई, लेकिन कुछ लकी प्रजातियां अपने सर्वाइवल में सफल रही। मगरमच्छ जो महीनों तक बिना खाए पिए जी सकते हैं पानी में चले गए और वो ज्यादा नुकसान से बच गए क्योंकि वो नदी में बहकर आए हुए मरे जानवरों का शिकार कर रहे थे। वो चिड़ियां जिनके दांत थे वो बिल्कुल ही गायब हो गई, लेकिन जिनकी चोंच थी उन्होंने इन्हें अपने खास टूल्स की तरह इस्तेमाल किया और बीज जैसे अलग अलग खाद्य पदार्थ खाने लगी। लेकिन सबसे जरूरी एक चूहे जैसे छोटे मैमल्स भी बच गए, सिर्फ वो करते हुए जो वो सबसे अच्छा करते थे, परछाइयों में छुपे रहना। तो सोचिए अगर आज उन डायनासोर्स की जगह इंसान होते तो क्या होता। अगर वही एस्टेरॉयड आज वापस उसी जगह पर उसी एंगल पर दोबारा टकराए तो क्या इंसान जीत पाएगा या इंसान डायनासोर्स की तरह मिट जाएगा। सबसे पहले एक पल में ही सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह ब्लास्ट से तबाह हो जाएगा। एक पल में ही करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। सिर्फ इंपैक्ट से निकली शॉकवेव से ही 1500 किलोमीटर के इलाके में सबकी मौत हो जाएगी। कुछ ही मिनट्स में मैग्नीट्यूड 9 से 11 तक के अर्थक्वेक पूरी धरती को हिला देंगे, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़े अर्थक्वेक से भी ज्यादा पावरफुल होंगे। 100 मीटर ऊंची सुनामी लहरें किनारे से टकराएंगी और 100 किलोमीटर से अंदर तक के इलाकों को डुबा जाएंगी, जो 300 करोड़ लोगों को ले डूबेंगी। इंपैक्ट का ज्यादातर मलबा अमेरिकाज में गिरेगा, जो कई करोड़ों लोगों की जान खतरे में डालेगा। लेकिन भूकंप हर किसी बचे हुए इंसान के लिए एक बहुत ही वायलेंट मैसेज होगा। बचने के लिए जमीन के नीचे चले जाओ, नहीं तो मोल्टन राख और एसिड रेन का सामना करो। दुनिया भर में कई फॉलआउट शेल्टर्स हैं, जिसमें अकेले न्यूजीलैंड में ही कई लाखों मौजूद हैं। और टर्की में डेरनकुयू और ईरान में नुशाबाद जैसे अंडरग्राउंड सिटीज में लाखों लोगों के लिए आश्रय मिल सकता है। इन सब और साथ ही दूसरी टेम्परेरी जगह जैसे माइंस और सबवेज के थ्रू यह मुमकिन है कि कई अरबों लोग इनिशियल ब्लास्ट से बचे रहेंगे। पर अगर यह भी माने कि ये शेल्टर्स अर्थक्वेक से खत्म नहीं हुए,
तो भी ये सच है कि ये शेल्टर्स इतने दिन के लिए बचे रहने के लिए नहीं बने हैं। आसमान से गिरती हुई जलती राख और एसिड रेन कई सालों तक लगातार बरसती रहेगी, जो खुले आसमान के नीचे रहने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सिर्फ कुछ हाईटेक डूम्सडे बंकर्स जो सरकारों और अल्ट्रा रिच के लिए बने हैं, सिर्फ वही लंबे समय तक सुरक्षा दे सकते हैं। पेंसिल्वेनिया में रेवन रॉक माउंटेन कॉम्प्लेक्स जैसा एक शेल्टर है जिसे यूएस सरकार मेंटेन करती है। कहते हैं कि इसमें 3 मंजिला वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इसमें अपने खुद के पानी के रिजर्वॉयर्स भी हैं, जिसमें हजारों लोग कई सालों तक रह सकते हैं। लेकिन इसके सही कंटेंट पब्लिक के लिए अभी भी गोपनीय है। अलग अलग बड़े देश भी ऐसे कंटिंजेंसी बंकर्स बना रहे हैं, जिससे ये मुमकिन है कि बड़ी सरकारें कुछ समय तक तो जिंदा रहेंगी ही। अल्ट्रा रिच लोग न्यूजीलैंड में सिटीजनशिप ले रहे हैं, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, और वहां के लग्जरी बंकर्स में सालों का राशन मेंटेन किया गया है, जो बहुत लंबे समय तक ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज है लंबी रेस का घोड़ा बनना। धूल के बादलों से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। खाने पीने का भंडार खत्म हो जाएगा। साफ पानी का स्रोत एसिड रेन से जहरीला हो जाएगा। ऐसे में भूख दुनिया का सबसे बड़ा किलर बनेगी, जिससे अरबों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन इस खतरनाक परिस्थिति में भी हम नए तरीके ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग फंगस को खाने के लिए यूज कर पाएंगे, जो सनलाइट पे डिपेंड ही नहीं करता, और ऐसे डिजास्टर के बाद हाई रेडिएशन लेवल में ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे। समय के साथ जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करेगी, तो मौसम एक्सट्रीम ठंड से बढ़कर गर्म होता जाएगा और धीरे धीरे धरती पर गर्मी बढ़ने लगेगी। अगर हम दिमाग और मेहनत से काम करें तो छोटे छोटे ग्रुप जिंदा रह सकते हैं, राशनिंग, स्कैवेंजिंग और नए तरीके की खेती के साथ। लेकिन इंसानों का जीवन उनके इतिहास की एक परछाई भी नहीं होगी। बिना किसी एडवांस वार्निंग के हमारा बचा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हमें इसके बारे में एक एडवांस वार्निंग मिले, तो क्या हम इस अनइमेजिनेबल इवेंट के लिए तैयार हो सकते हैं? सितंबर 2022 में नासा का डार्ट सैटेलाइट एक छोटे से एस्टेरॉयड से टकराया। ये टकराव एक सक्सेस था, क्योंकि इसने एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को 32 मिनट स्लो कर दिया। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उससे बने डेब्रिस की फोटो क्लिक किए, जो ये दिखाते हैं कि अब हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। लेकिन सब स्पेस रॉक्स एक जैसे नहीं होते। नासा का ये एस्टेरॉयड सिर्फ डायनासोर किलर का एक छोटा सा हिस्सा था। यह एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा। एक ऐसे एस्टेरॉयड को रिफ्लेक्ट करना बहुत ही बड़ी समस्या है। उसके टुकड़े करने से उतने ही खतरनाक छोटे छोटे पीसेस बन सकते हैं, जो ज्यादा जल्दी धरती को खत्म करेंगे। हाई एक्सप्लोसिव तभी काम करेंगे अगर वो एस्टेरॉयड के पास एक्सप्लोड हो और इसकी ऑर्बिट को बदल दें। पर कुछ सर्जिकल मेथड्स हमारा सबसे सेफ चांस होगा। कुछ लोगों का कहना है कि लेजर से उसे पुश करके नई ट्रेजेक्ट्री में भेजा जा सकता है।
या सोलर सेल्स लगा के उसे नई ऑर्बिट में खींच सकते हैं। खुशनसीबी से अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद 1 किलोमीटर से बड़े सभी एस्ट्रॉइड्स का मैप बना लिया है। अब तक कोई भी एस्ट्रॉइड धरती की तरफ नहीं आता दिख रहा, और अगर ऐसा कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट से आता है तो हमें उससे निपटने के लिए कई सालों का समय मिलेगा। लेकिन अगर हमने एक मिस कर दिया, हमारे पास ऐसे बड़े एस्ट्रॉइड्स का कोई कैटलॉग नहीं है जो सोलर सिस्टम के बाहर से आ सकते हैं। ये अचानक ही बिना किसी वार्निंग के तेज रफ्तार से हम तक आ सकते हैं। अगर हमें एक डिफ्लेक्शन या डिस्ट्रक्शन मिशन के लिए कुछ महीने या साल मिलते हैं तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना जरूरी है। सबसे पहले तो हम युकाटान पेनिनसुला के आसपास के सभी इलाकों को खाली करा देंगे, इवैक्यूएट कर देंगे, ताकि इनिशियल ब्लास्ट से उन लोगों की जान बचा सकें। फिर हम एक सीरीज ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग आर्मर्ड हैबिटेट्स बनाएंगे जो मीटेराइट्स और प्रलय से आने वाले झटकों से लाखों इंसान को बचा सके। माइन शाफ्ट्स और गहरे केव्स को अंडरग्राउंड सिटीज में बदल दिया जाएगा, जिन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ पावर किया जाएगा। उसी के साथ जो वर्टिकल फार्म्स भी इन्हीं के अंदर चलाए जाएंगे। आइसलैंड जैसी जगह जियोथर्मल एनर्जी का फायदा उठा सकते हैं, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ये सन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, जो तब तक हमें पावर दे सकता है जब तक सूरज की रोशनी वापस नहीं आ जाती। दुनिया भर में 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सबवे टनल्स हैं, जिनको टनल सिटीज में बदला जा सकता है, जो थ्योरेटिकली 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को आश्रय दे सकती हैं। कई तरह के बीज, जानवर और डाटा जैसे रिसोर्सेज बचाना बहुत जरूरी होगा। दुनिया भर में फोर्टिफाइड वॉल्स बनाए जा सकते हैं। कई सदियों तक इस खजाने को बचाने के लिए अपने रचनाकारों का अनसर्टेन रिटर्न और वापसी के इंतजार में। लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमें बचाकर रखना होगा वो है पानी। एसिड रेन के कंटेमिनेशन से बचाने के लिए गहरी पानी की बोरिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने पड़ेंगे, जिसे बाद में एसिड रेन से बचाने के लिए ढक दिया जाएगा और ये हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगे। कम रिसोर्सेज से खाना उगाने के लिए इंसान एक नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, एलजे फार्मिंग। हालांकि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं, लेकिन एलजे आने वाले समय की एक आइडियल फूड सोर्स होगी। बहुत एफिशिएंट होने के साथ लो लाइट कंडीशन से बढ़ने वाली और वर्टिकल फार्म्स में कम लैंड यूसेज के साथ उगाई जा सकती है। और इस इवेंट की तैयारी करने के लिए हमारे पास कई साल होने की वजह से इंसान एक आखिरी चांस भी ले सकता है, धरती को पीछे छोड़ना। चांद पर कई कॉलोनीज बना के कुछ चुनिंदा इंसान इस एस्ट्रॉइड को धरती से टकराते हुए देख सकते हैं, और मन में सिर्फ एक सवाल होगा, क्या हम कभी वापस जा पाएंगे?